हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम हिंदी साहित्य के विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हिंदी साहित्य का विकास है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारे भारत में कौन कौन से विद्वान ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है और जो हिंदी साहित्य का काल है इसको कितने कालों में बांटा गया है, ये इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का विकास या हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए, इसमें जो हिंदी साहित्य का विकास होता है, ठीक है, जो हिंदी साहित्य का विकास होता है तो इसे हम कुछ कालों में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, हिंदी साहित्य का विकास। अब जो हिंदी साहित्य का विकास है तो इसको हम कुछ काल में बांटकर पढ़ेंगे। तो इसको काल को पढ़ने से पहले कुछ विद्वानों के बारे में आपको जानना जरूरी है जिसने कुछ रचनाएं लिखी है। तो देखिए, इसमें तो हिंदी साहित्य के विकास पढ़ने से पहले हमको यह जानना जरूरी होगा कि इस हिंदी साहित्य के विकास के बारे में हमको किसने जानकारी दी थी, हिंदी साहित्य पर लिखने का कार्य सर्वप्रथम कार्य किसने किया था। ठीक है, तो इसमें एक विद्वान का नाम आता है जो कि फ्रांस के विद्वान रहते हैं। तो फ्रांस के विद्वान थे जिसका नाम था गारसा द तासी। ठीक है, तो गारसा द तासी, ठीक है, गारसा द तासी। तो गारसा द तासी इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक रचना लिखी थी। ठीक है, जो कौन सी रचना थी तो आपको ध्यान रखना होगा। तो इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था कि इस्तवार द ला लिटरेचर, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए एंदोस्तानी। ठीक है, इन्होंने ये रचना लिखी थी। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रथम रचना किसके द्वारा लिखी जाती है, तो हिंदी साहित्य पर, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उस पर पहली बार रचना जिसने लिखी थी उसका नाम था गारसा द तासी। तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रथम रचना किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की यह प्रथम रचना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित जो प्रथम रचना लिखी थी ये किसने लिखी थी, गारसा द तासी ने। और ये हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम रचना है, ध्यान रखना। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम रचना कौन सी है, तो ये प्रथम रचना आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रथम रचना लिखने का कार्य किसने किया है, गारसा द तासी ने। और इनकी रचना का नाम क्या है, तो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोस्तानी, ये इनकी रचना का नाम होता है। और यह रचना हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम रचना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम रचना कौन सी थी, तो ये है प्रथम रचना। ठीक है, अब ये जो रचना इन्होंने लिखी है गारसा द तासी ने, तो इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, मतलब इसको दो भाग में प्रकाशित किया जाता है। तो इसके दो भाग कौन कौन से हो जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है कि इसका पहला भाग कब प्रकाशित होता है, तो 1839 की बात है। ठीक है, तो इसके दो भाग थे इस रचना के, तो इसको दो भाग में प्रकाशित किया जाता है। तो दो भाग इसके कौन कौन से थे और कब प्रकाशित हुए, देखिए इसमें इसके दो भाग हुए। ठीक है, अब जो दो भाग हुए तो इसमें जो इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ था किसका, जो रचना लिखी है गारसा द तासी ने, इस्तवार द ला एंदोस्तानी। ठीक है, तो इस्तवार द ला एंदोस्तानी जो इन्होंने लिखी है गारसा द तासी ने, इसको दो बार में प्रकाशित किया जाता है। तो पहली बार इसका प्रकाशन कब हुआ था, यह इसका पहला प्रकाशन कब होता है, तो इसका पहला प्रकाशन 1839 में 1839 में किया गया था। इसके बाद फिर इसका दूसरा प्रकाशन कब होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका
दूसरा प्रकाशन कब होता है? तो 1847 में। ये 2 बार में इसका प्रकाशन किया गया था। किसका प्रकाशन किया गया था? तो जो गारसदा तासी की रचना है, तो उनकी रचना का नाम क्या था? तो गारसदा तासी की रचना का नाम है कि द इस्तवार द ला एंदोई ए एंदोस्तानी। ठीक है, तो ये जो रचना है, किसकी रचना है? ये गारसदा तासी की। और इसमें क्या लिखा था इन्होंने? तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित यह प्रथम रचना है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम रचना कौन सी है? तो यह है इस्तवार द ला एंदोस्तानी। और किसने लिखी है? तो ये गारसदा तासी ने लिखी है। इसका प्रकाशन 2 भाग में किया जाता है। 2 भाग में इसका प्रकाशन हुआ था। तो पहला भाग इसका कब प्रकाशित हुआ? तो पहला भाग इसका 1839 में प्रकाशित हुआ और दूसरा 1847 में इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम देखते हैं कि हमारे भारत में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें जैसा क्वेश्चन पूछे आपसे वैसा आपको आंसर देना होगा। अब इसके बाद देखिए आगे, तो अगला नाम आता है कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे। तो जिस हिंदी साहित्य के विकास की हम बात कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के विकास को पढ़ते समय हमको इसे कुछ कालों में बांटकर पढ़ना होता है। तो इसका जो काल विभाजन है, तो काल विभाजन किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें, तो अगला आ जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1889 में 1889 में इन्होंने एक बुक लिखी थी। तो इनकी रचना का नाम क्या था? तो इनकी रचना का नाम आपको ध्यान रखना है कि द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनकी रचना का नाम है। किसकी रचना है ये? तो जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। तो ये कब प्रकाशित होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि 1889 की बात है। 1889 में इन्होंने ये रचना लिखी थी। तो यह भी किस पर आधारित होती है? तो यह भी हमारे हिंदी साहित्य पर आधारित रचना होती है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी साहित्य पर वास्तविक रचना कौन सी थी, तो हिंदी साहित्य पर आधारित वास्तविक रचना थी ये जॉर्ज ग्रियर्सन की। ठीक है, कब लिखी थी इन्होंने? तो 1889 में, 1889 की बात है। अब इसके बाद में कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही हमारे हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन होता है, तो इनको 4 कालों में बांटा गया है। तो इसके 4 काल कौन कौन से हो जाते हैं, ये देखिए इसमें। तो एग्जाम में अपने से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया था, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही काल विभाजन किया था। तो जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ है, ये कितने आधार पर हुआ है? तो 4 आधार पर। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ठीक है, तो जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन होता है, तो ये कितने आधार पर होता है? तो इसको 4 भागों में बांटा जाता है। और किसने किया था ये? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। फ्रेंड याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया है। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। और कितने काल में बांटा गया इसे? तो 4 कालों में बांटा गया है। तो 4 काल कौन कौन से हो जाते हैं, देखिए इसमें। तो पहला हो जाता है आदिकाल। पहला काल होता है आदिकाल, और इसी आदिकाल को हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। इसको एक और किस नाम से जाना जाता है? तो इसी काल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। तो आदिकाल या वीर गाथा काल। तो आदिकाल मतलब सबसे पुराना काल। ठीक है,
और इस काल में वीरों की गाथाओं का वर्णन होता है, इसलिए इसको वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। और इसका समय कब से कब तक रहा है, तो इसका समय आपको ध्यान रखना होगा, इसका समय 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक इसका समय रहता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में दूसरा काल होता है पूर्व मध्य काल, दूसरा हो जाता है पूर्व मध्य काल। इसी को एक नाम से और जाना जाता है, तो इसी को भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। और इसका समय कब से कब तक रहा है, तो इसका समय आपको ध्यान रखना होगा कि यह समय 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक इसका समय रहता है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो पूर्व मध्यकाल होता है इसको एक और किस नाम से जानते हैं, तो इसी को भक्ति काल के नाम से हम जानते हैं। और इसका समय कब से कब तक रहा है, तो इसका समय 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक समय रहता है। फिर इसके बाद में तीसरा काल आता है, तीसरा काल, तो तीसरा काल हो जाता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, और इसी उत्तर मध्यकाल को हम एक नाम से और जानते हैं, तो इसी को कहा जाता है रीतिकाल। इसको एक और किस नाम से जानते हैं, रीतिकाल के नाम से। और इसका समय कब से कब तक रहा है, तो इसका समय 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक इसका समय रहता है। आ रहा समझ में? तो इसका समय 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक इसका समय रहता है। फिर इसके बाद में अगला जाता है चौथा प्रकार आधुनिक काल। अगला जाता है आधुनिक काल। अब जो आधुनिक काल होता है इसी को एक नाम से और जानते हैं, तो इसी को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको एक नाम और, तो इसको एक और गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जो गद्य काल है या आधुनिक काल है, तो इसका समय कब से कब तक रहा है, तो इसका समय आपको ध्यान रखना होगा 1850 ईस्वी, 1850 ईस्वी से अब तक, ठीक है। तो 1850 ईस्वी से लेकर अब तक इसका समय रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको इसका समय ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। कई बार तो क्या होता है कि एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि आदिकाल को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको वीर गाथा काल याद रखना होगा। या फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि पूर्व मध्यकाल को एक और हम किस नाम से जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर कभी कभी इनका समय भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये समय भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन के बारे में हमने आपको बताया है। तो ये काल विभाजन किसने बताया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये काल विभाजन बताया है, जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में अलग अलग, इन सबका अलग अलग विद्वानों का अलग अलग समय रहा है, ठीक है। या जो जितने विद्वान हैं हिंदी साहित्य के, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग काल विभाजन इसका बताए हैं, लेकिन जो जॉर्ज ग्रियर्सन का है ये इनका मत सही माना गया है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसमें जो आदिकाल है, तो आदिकाल को हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जो सबसे पहला काल है जिसका नाम है आदिकाल, तो जो आदिकाल होता है इसी को हम, जो चार काल हैं, चार काल में से पहला काल हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आदिकाल, और इसी आदिकाल को हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। तो आदिकाल कहें या इसे हम वीरगाथा काल कहते हैं, ठीक है, वीरगाथा। अब इसमें जो आदिकाल है या वीरगाथा काल है, तो इसका समय कब से कब तक रहा है, तो इसका समय 650 ईस्वी से लेकर 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक इसका समय रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय अलग बताया है, ठीक है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक इसका समय बताया है। अब ये जो
आदिकाल होता है, वीर गाथा काल होता है, तो इसको आदिकाल क्यों कहते हैं? तो आदिकाल मतलब बहुत समय का, शुरुआत का या पहले का काल, ठीक है। तो 650 ईस्वी में, तो 650 ईस्वी में शुरुआत इसकी होती है, तो बहुत पुराना काल है, इसलिए इसको आदिकाल कहते हैं। और इसके बाद में प्रारंभ का काल भी यही था, इसलिए इसको आदिकाल के नाम से जानते हैं। इसका नाम फिर वीरगाथा काल कैसे हुआ? तो इसमें वीरों की गाथाओं का वर्णन होता है, वीरों की गाथाएं यहाँ पर लिखी जाती है, वीरों की कथाएं यहाँ पर लिखी जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। अब जो वीरगाथा काल होता है, तो वीरगाथा काल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किया है। तो किस किस विद्वान के द्वारा क्या क्या इसका नामकरण किया गया है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम, सबसे पहला नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस वीरगाथा काल को या आदिकाल को क्या कहा है? तो आपको ध्यान रखना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको चारण काल कहा है। क्या कहा है? चारण काल। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे क्या कहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम। अगला आ जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है, जो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जो आदिकाल होता है या वीरगाथा काल होता है, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा आदिकाल इन्होंने कहा है, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला नाम आ जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है? तो इन्होंने आदिकाल को कहा है बीजोपन काल। क्या कहा है? बीजोपन काल। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर देना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है, तो इन्होंने बीजोपन काल कहा है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें मिस्र बंधुओं के द्वारा, तो मिस्र बंधुओं ने क्या कहा इसे आदिकाल को? तो आपको ध्यान रखना है कि जो मिस्र बंधु थे, तो मिस्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल नाम दिया है। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा? तो आदिकाल को इन्होंने प्रारंभिक काल कहा है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्रारंभिक काल। इसके बाद फिर अगला नाम आता है, देखिए इसमें राहुल सांकृत्यायन का। अगला नाम आता है राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा इसे? तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा इसे। क्या कहा है? तो सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल कहा है आदिकाल को, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे क्या कहा है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो राम कुमार वर्मा थे, तो राम कुमार वर्मा ने इस काल को, आदिकाल को क्या कहा है? तो देखिए इसमें, तो राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल क्या कहा है? तो इसे संधि काल या इसी को चारण काल इन्होंने कहा है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो किस विद्वान ने इस आदिकाल को क्या कहा है? तो इनमें से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। तो जो हिंदी साहित्य का विकास का टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसके आगे, तो जो आदिकाल होता है, इस आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या होती है? तो आदिकाल की प्रवृत्तियों में देखिए इसकी 3 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। तो आदिकाल की 3 प्रवृत्तियां देखिए इसमें कौन कौन सी होती हैं? आदिकाल की प्रवृत्तियां, तो जो आदिकाल की प्रवृत्तियां होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? देखिए इसमें
तो पहली प्रवृत्ति होती है धार्मिकता, पहली प्रवृत्ति हो जाती है धार्मिकता, दूसरी हो जाती है वीर गाथात्मकता, दूसरी हो जाती है वीर गाथात्मकता, और इसके बाद फिर तीसरी हो जाती है श्रृंगारिकता। तीसरी हो जाती है श्रृंगारिकता। अब यहां पर धार्मिकता का मतलब क्या हो जाएगा? अब पहली बात तो ये कि यहाँ पर आदिकाल की प्रवृत्ति का मतलब क्या हो जाता है कि जो आदिकाल था तो और उस समय जो रचनाएं थी वो किस प्रकार की लिखी जाती थी। तो इस समय हम देखते हैं कि जो रचनाएं लिखी जाती थी, जो साहित्य लिखे जाते थे, ये धर्म पर आधारित होते थे, मतलब इसमें धर्म का वर्णन भी हमें मिलता है। तो इसमें धर्म का वर्णन किया जाता था इन साहित्यों में, इन रचनाओं में, इसलिए इसको धार्मिकता भी कहते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा है कि वीर गाथात्मकता, मतलब इस आदिकाल की जो रचनाएं होती थी, जो साहित्य होते थे, इसमें किसका वर्णन होता था? तो इसमें वीरों की गाथाओं का वर्णन होता था। ठीक है, वीरों की कथाओं का वर्णन इसमें किया जाता था, इसलिए इसको वीर गाथात्मकता हम कहते हैं। फिर इसके बाद में श्रृंगारिकता का वर्णन होता था। तो श्रृंगारिकता का वर्णन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी राजा महाराजा होता था तो उस राजा महाराजा के जीवन पर आधारित रचनाएं इसमें लिखी जाती थी, मतलब कि जो राजा होगा और रानी होगी तो उनके प्रेम संबंध का वर्णन भी इन रचनाओं में, इन साहित्य में हमें मिलता है। तो ये तीन बातों का ध्यान रखकर इस काल में रचनाओं का वर्णन किया जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि जो आदिकाल था तो आदिकाल की प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी, तो ये आदिकाल की प्रवृत्तियां थी धार्मिकता, वीरगाथात्मकता और श्रृंगारिकता। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इसी पर आधारित हम देखते हैं कि इस काल में, आदिकाल में एक रचना लिखी जाती है स्वयंभू के द्वारा, जिसका नाम होता है पौमचर्यु। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो स्वयंभू के द्वारा एक रचना लिखी जाती है, स्वयंभू ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था पौमचर्यु। ये इसका नाम होता है पौमचर्यु। ठीक है, अब जो पौमचर्यु है तो यह भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित यह रचना थी। और यह किस भाषा में लिखी जाती है? तो ध्यान रखिएगा कि यह अपभ्रंश पर आधारित, यह अपभ्रंश पर आधारित प्रथम रचना थी। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अपभ्रंश की प्रथम रचना कौन सी थी? तो अपभ्रंश पर आधारित यह प्रथम रचना होती है। एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, अब इस रचना में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें अपभ्रंश का उपयोग किया गया है। और अपभ्रंश क्या है? तो अपभ्रंश यह भाषा होती है। तो ये कौन सी भाषा थी, किससे निकलकर इस भाषा का विकास होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे सबसे पहले हमारे भारत में जो भाषा थी वह थी संस्कृत। संस्कृत के बाद में फिर पाली शुरू होती है, पाली के बाद में प्राकृत शुरू होती है, और फिर प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आती है। और इस अपभ्रंश में इनके द्वारा, स्वयंभू के द्वारा लिखी गई रचना थी पौमचर्यु, और यह अपभ्रंश पर आधारित प्रथम रचना होती है। इसलिए इनको, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो एग्जाम में अपने से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कैसे कहते हैं? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि इनको स्वयंभू को कहा जाता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में इन्होंने भी इस रचना में किसका वर्णन किया था? तो भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित यह रचना थी। तो इसमें धर्म पर आधारित रचना थी, इसमें उनकी गाथा, उनकी वीरता का वर्णन किया है। इसके बाद में फिर भगवान श्री राम और माता सीता का जो प्रेम संबंध होता है उसका वर्णन भी इन्होंने किया था। तो ये तीनों ही बातें हमको इनकी रचना में देखने को मिलती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कि इस काल में जो रचनाएं लिखी जाती हैं, तो आदिकाल की जो रचनाएं होती है मुख्य रूप से ये दो प्रकार से लिखी जाती थी, एक तो प्रबंध काव्य में और दूसरी होती थी मुक्तक काव्य में। ठीक है, जो आदिकाल की रचनाएं होती हैं, आदिकालीन कृतियां, ठीक है, आदिकालीन कृतियों, तो जो आदिकालीन कृतियां होती है, मतलब जो आदिकाल की रचनाएं होती हैं, तो दो रूपों में इनको लिखा जाता है, या सॉरी दो प्रकार के काव्य में इनकी रचना लिखी जाती है।
तो दो प्रकार के काव्य में रचनाएं लिखी जाती है, तो कौन कौन से? तो एक तो हो जाता था प्रबंध काव्य और दूसरा हो जाता था मुक्तक काव्य। पहला हो जाता है प्रबंध काव्य और दूसरा हो जाता है मुक्तक काव्य। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो जाता है कि जो आदिकाल में रचनाएं लिखी जाएगी तो कुछ रचनाएं ऐसी होगी जो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती हैं और कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो उधर मुक्तक काव्य में आती है। जैसे इसमें शुरू करते हैं प्रबंध काव्य में, तो पहली बात तो ये कि प्रबंध काव्य का अर्थ होता क्या है। तो प्रबंध काव्य का मतलब हो जाता है कि जिसमें एक नियम के अनुसार रचनाएं लिखी जाती हैं। जो प्रबंध काव्य होता है तो प्रबंध काव्य में क्या होगा, इसमें कोई भी अगर रचना लिखी जाएगी तो एक नियम के अनुसार लिखी जाएगी। तो कैसे नियम? इसमें जैसे वर्णों और मात्राओं के नियमों का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद फिर जिस पात्र पर आधारित रचनाएं लिखी जाती हैं उसमें शुरू से लेकर आखिरी तक, ठीक है, एक क्रमबद्ध रूप से उसकी रचनाएं लिखी जाएगी। उस पर आधारित एक क्रमबद्ध रूप से उसका वर्णन किया जाएगा। किसी भी जब पात्र के बारे में रचना लिखी जाती है तब, ठीक है, इसमें लिखा जाएगा कि कब जन्म हुआ था, फिर उसके बाद बड़े हुए, बड़े होने के बाद में फिर इनका विवाह किससे हुआ, फिर युद्ध किससे हुआ, फिर इसके बाद मृत्यु कैसे होती है। तो इसमें एक क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया जाता है और इसमें मात्राओं और वर्णों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे काव्य को हम प्रबंध काव्य कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी रचनाएं जाती है प्रबंध काव्य के अंतर्गत? तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे इसमें कुछ रासो काव्य आ जाते हैं। इसमें क्या क्या जाएगा? तो रासो काव्य इसमें आ जाते हैं। इसके बाद फिर कीर्तिलता इसमें आ जाती है। कीर्तिलता किसने लिखी है? तो ये विद्यापति ने लिखी है। और आपको ध्यान रखना होगा कि विद्यापति के द्वारा लिखित यह अवहट्ट की प्रथम रचना होती है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवहट्ट की प्रथम रचना कौन सी है? तो अवहट्ट की प्रथम रचना है ये कौन सी? कीर्तिलता, और यह प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। इसके बाद फिर ऐसे ही इनकी दूसरी रचना का नाम आता है, इन्हीं की दूसरी रचना है, विद्यापति की दूसरी रचना है कीर्ति पताका। इन्हीं की दूसरी रचना होती है कीर्ति पताका, ठीक है। किसने लिखी थी कीर्ति पताका भी? तो यह भी विद्यापति ने ही लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है मुक्तक काव्य। अब मुक्तक काव्य का मतलब क्या हो जाता है? तो मुक्तक काव्य का मतलब होता है कि वे काव्य जिसमें वर्णों और मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती और ये वर्णों और मात्राओं के नियमों से मुक्त होते हैं, इसलिए ऐसे काव्य को हम मुक्तक काव्य कहते हैं, ठीक है। अब मुक्तक काव्य में लिखी गई कुछ रचनाएं, जैसे हम देखते हैं कि इसमें सिद्ध साहित्य जो होते हैं, इसमें जो सिद्ध साहित्य होते हैं, तो सिद्ध साहित्य ये कैसे काव्य होते हैं? तो ये मुक्तक काव्य में लिखे जाते हैं। अब सिद्ध साहित्य क्या होता है? तो सिद्धों के द्वारा जो साहित्य लिखे गए थे तो उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। अब ये सिद्ध कौन है? तो ये मैं आपको आगे बता रहा हूं कि सिद्ध कौन थे, ठीक है। अब इसके बाद फिर कुछ ऐसे ही जो नाथ साहित्य थे, तो नाथ साहित्य भी कैसे लिखे जाते थे? तो ये भी मुक्तक काव्य में लिखे जाते थे। तो जो नाथ संप्रदाय के लोग थे, तो नाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा जो रचनाएं लिखी जाती थी, साहित्य लिखे जाते थे, ये भी मुक्तक काव्य में ही लिखे जाते थे। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे ही और भी बहुत सारे ग्रंथ होते हैं जो मुक्तक काव्य में लिखे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आदिकालीन रचनाएं हैं, आदिकालीन कृतियां हैं, इसको दो भागों में हमने बांटा था, जो आपको मैंने यहाँ पर बताया है। एक को प्रबंध काव्य में और दूसरे को मुक्तक काव्य में बांटा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे, अब आगे देखिए इसमें कि जो आदिकाल की रचनाएं होती है तो इनको किन किन रूपों में बांटा जाता है। तो आदिकालीन रचनाओं के कुछ रूप होते हैं, देखिए इसमें आगे देखिए इसमें आदिकालीन रचनाओं के रूप, आदिकालीन रचनाओं के रूप। अब जो आदिकालीन रचनाओं के रूप होते हैं तो इनको तीन रूपों में बांटा जाता है।
तो इसके 3 रूप कौन कौन से हो जाते हैं, तो देखिए इसमें तो 3 रूपों में पहला रूप होता है इनका सिद्ध साहित्य, दूसरा हो जाता है नाथ साहित्य और तीसरा होता है रासो साहित्य। ऐसे इसको 3 कालों में बांटा जाता है। जो आदिकालीन साहित्य होते हैं या आदिकालीन रचनाएं होती हैं, तो आदिकालीन साहित्यों के 3 रूप होते हैं या आदिकालीन रचनाओं के 3 रूप होते हैं। तो कौन कौन से हो जाते हैं 3 रूप, तो पहला हो जाता है सिद्ध साहित्य, पहला हो जाता है सिद्ध साहित्य और दूसरा हो जाता है नाथ साहित्य और तीसरा हो जाता है इसमें रासो साहित्य। ऐसे इसको 3 साहित्यों में बांटा जाता है या इसके साहित्य के 3 रूप होते हैं। तो एग्जाम में आप सभी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आदिकालीन साहित्य होते हैं तो आदिकालीन साहित्य के 3 रूप कौन कौन से होते हैं, तो आदिकालीन साहित्य के 3 रूप होते हैं ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है और आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पर सिद्ध साहित्य को, फिर उसके बाद शुरू करेंगे नाथ साहित्य को और फिर शुरू करेंगे रासो साहित्य को। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला साहित्य शुरू हो जाता है सिद्ध साहित्य। पहला देखिए यहाँ पर सिद्ध साहित्य। अब जो सिद्ध साहित्य होते हैं तो सिद्ध साहित्य को सिद्ध साहित्य क्यों कहते हैं, ये सब आदिकाल के साहित्य होते हैं। तो सिद्धों के द्वारा इन साहित्य की रचना की जाती है, इसलिए इसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। अब ये सिद्ध कौन हुआ करते थे, तो ये सिद्ध बौद्ध धर्म में जो वज्रायन शाखा थी, ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म होता है, तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। कौन कौन से थे, हीनयान और महायान शाखा, ये 2 शाखा में बढ़ गया। फिर इसके बाद में आगे चलकर और ये वज्रायन शाखा में भी बढ़ जाता है बौद्ध धर्म। तो जो वज्रायन शाखा के लोग थे, तो इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो पूजा पाठ ज़्यादा करते थे, तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, ऐसे लोगों को कहा जाता था सिद्ध। और ऐसे बौद्ध धर्म में सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे 84 सिद्ध थे। कितने सिद्ध थे, 84 सिद्ध थे बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म की किस शाखा में, तो जो बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा थी, ठीक है, बौद्ध धर्म की जो वज्रायन शाखा थी उसमें 84 सिद्ध थे। उनको सिद्ध क्यों कहते थे, क्योंकि तंत्र मंत्र में अंधविश्वास, ये तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे, अंधविश्वासी होते थे और पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए इनको सिद्ध कहा जाता था। तो ऐसे 84 सिद्ध थे और इन सिद्धों के द्वारा जो साहित्य लिखे जाते थे उसी को क्या कहा जाता है, सिद्ध साहित्य कहा जाता है। ध्यान रखना, तो इन सिद्धों के द्वारा, ठीक है, तो सिद्ध के द्वारा या सिद्धों के द्वारा रचित साहित्य, ठीक है, रचित साहित्य। तो सिद्धों के द्वारा जो साहित्य लिखे जाते थे या इन साहित्य की रचना की जाती थी तो उसे ही कहते थे हम सिद्ध साहित्य। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो बौद्ध धर्म की जो तीसरी शाखा होती है वज्रायन शाखा, इसमें जो सिद्ध लोग होते थे, ये सिद्ध लोगों के द्वारा जो रचनाएं लिखी जाती थी उसको हम कहते हैं सिद्ध साहित्य। अब इसमें कितने सिद्ध हुए, तो इसमें 84 सिद्ध हुए थे। इन 84 सिद्ध में से कुछ प्रमुख नाम मैं आपको बताता हूं कि जैसे सरहपा, कणहपा, लुइपा, डोम्बिपा, ये ऐसे थे जो प्रमुख थे। अब इनको पापा क्यों कहा जाता है, जैसे अपन देखते हैं सरहपा, जैसे सरहपा ये प्रमुख सिद्ध थे। ध्यान रखना फ्रेंड, इसमें जो बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा थी इसमें कुछ प्रमुख ये सिद्ध लोग थे, ठीक है। तो प्रमुख सिद्धों में नाम आता है सरहपा, फिर इसके बाद में कणहपा, फिर इसके बाद में लुइपा, इसके बाद डोम्बिपा। अब इनके बाद फिर सबके नाम के अंत में पा क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इनको पा मतलब ये सम्मान दिया जाता था। जो पा लगा इसलिए है, तो पा इसलिए लगाया जाता था क्योंकि ये उस समय सिद्ध हुआ करते थे, तो इनको सम्मान पूर्वक ये नाम दिया गया था। इनको सम्मान देने के लिए पा इनके नाम के अंत में लगाया जाता है। तो वैसे तो सरह इसका नाम होता है,
लेकिन अंत में पा लगा दिया जाता था। तो इनको सम्मान देने के लिए अंत में पा लगाते थे, इसलिए इसके नाम में सरहपा, कणहपा, लवीपा, डुंडीपा, ये ऐसे नाम इनके अंत में पा लगा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इनको सम्मान देने के लिए अंत में पा लगाते हैं। ठीक है। अब इन सिद्ध साहित्यों, जो सिद्ध लोग होते थे, तो सिद्ध लोग जब रचनाएं लिखते थे तो रचना किस प्रकार की लिखते थे? तो दोहा लिखते थे और पदों की रचना करते थे। तो जब ये लोग दोहे लिखते थे और उनको इकट्ठा कर लेते थे तो उसे को ही क्या कहते हैं? दोहा कोश कहते थे। और फिर कुछ ऐसे इसमें सिद्ध थे जो पदों की रचना करते थे, तो उसको फिर क्या कहते थे? चर्या पद कहते हैं। तो कुछ सिद्धों के द्वारा दोहों की रचना की गई है और उसको इकट्ठा कर लिया जाता था, तो उसको हम दोहा कोश कहते थे। और फिर कुछ ऐसे सिद्ध होते थे जो पद की रचना करते थे और इकट्ठा कर लेते थे, तो उसे हम चर्या पद कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये सिद्धों के द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। तो देखिए, इसमें सरहपा का नाम आता है पहले, सरहपा। तो सरहपा ने एक रचना लिखी थी, ठीक है, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है दोहा कोश। दोहा कोश, ठीक है। तो दोहा कोश इनकी रचना होती है, सरहपा की, प्रसिद्ध है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा गया है। फिर इसके बाद में अगला नाम आता है कणहपा का। अगला नाम आता है कणहपा। कणहपा की रचना कौन सी थी? तो इनकी रचना का नाम है चर्या पद। ठीक है। तो दोहा कोश और चर्या पद। तो दोहा कोश में किसका वर्णन है? दोहों का। फिर इसके बाद चर्या पद में किसका वर्णन है? पदों का। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे इन लोगों के द्वारा, ये जो सिद्ध साहित्य थे, इनके द्वारा ऐसी रचनाएं की जाती हैं। और किस काल में इन्होंने ये रचनाएं की थी? तो आपको ध्यान रखना होगा, आदिकाल में। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, अगला आ जाता है नाथ साहित्य। तो जो आदिकाल के साहित्य थे, आदिकाल के साहित्य के 3 रूप मैंने आपको बताए हैं, या जो आदिकालीन रचनाएं थी इनके 3 रूप मैंने बताए थे। पहला रूप था सिद्ध साहित्य, दूसरा था नाथ साहित्य और तीसरा होता रासो साहित्य। तो पहला साहित्य का प्रकार ये सिद्ध साहित्य समाप्त होता है। अब इसके बाद दूसरा रूप देखिए इसका, नाथ साहित्य। दूसरा रूप होता है नाथ साहित्य। ठीक है। अब नाथ साहित्य को नाथ साहित्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जो नाथ संप्रदाय के लोग थे, उन लोगों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई थी, तो उसे कहा जाता नाथ साहित्य। अब ये नाथ साहित्य को, ये नाथ कौन थे? तो जो शैव धर्म को मानने वाले लोग थे। ठीक है। जो शैव धर्म को मानते थे, ठीक है, शैव धर्म को मानने वाले लोग थे, मतलब शंकर भगवान की पूजा करते थे। तो जो शंकर भगवान की पूजा करते थे, ये लोग कहलाए शैव धर्म के लोग। अब इसी में अपन देखते हैं कि फिर ये अलग अलग संप्रदायों में बढ़ जाता है, जिसमें नाथ संप्रदाय आता है। और इस नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ, ठीक है, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जो गुरु गोरखनाथ थे, तो गोरखनाथ को इसका संस्थापक या इनका प्रवर्तक माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो नाथ संप्रदाय थे, इसके प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक का नाम आपको ध्यान रखना होगा, गोरखनाथ। तो ऐसे इसमें भी लगभग 9 नाथ हुए थे। तो 9 नाथ में आदिनाथ, गोरखनाथ और कई भी नाथ हुए थे। तो ऐसे 9 नाथ हुए थे। ठीक है। तो इसमें से जो गुरु गोरखनाथ थे, तो गुरु गोरखनाथ के द्वारा इस नाथ पंथ की स्थापना की जाती है, इस नाथ संप्रदाय को शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इन नाथ के द्वारा जो रचनाएं लिखी जाती थी, तो उसको क्या कहते थे? तो उसको हम नाथ साहित्य कहते थे। और ये जो रचनाएं लिखते थे, तो ये मुक्तक छंद में रचनाएं लिखते थे, मुक्तक काव्य में इनकी रचनाएं लिखी गई है। तो ऐसे जो गुरु गोरखनाथ हैं, तो गोरखनाथ के द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। गोरखनाथ, तो गोरखनाथ के द्वारा रचना लिखी गई है, जो आपको ध्यान रखना होगा, शबदी। ठीक है, शबदी, ये इनकी रचना है। तो ये भी किस काल की रचना है? तो ये भी आदिकाल की रचना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो शबदी रचना लिखी गई है, यह किस काल की रचना है? तो यह आदिकाल की रचना होती है। फिर आपसे पूछा जाएगा
कि किसके द्वारा लिखित है, तो आपको ध्यान रखना होगा गुरु गोरखनाथ के द्वारा इसे लिखा गया था। ठीक है, फिर इसके बाद में यह भी पूछा जा सकता है कि गोरखनाथ के द्वारा जो रचना लिखी गई शब्दी, यह कौन से साहित्य का रूप है, तो आपको याद रखना होगा नाथ साहित्य का रूप है ये। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इस प्रकार से ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। अब इसके बाद फिर देखिए तीसरा रूप होता है रासो साहित्य। तीसरा रूप हो जाता है रासो साहित्य। अब जो तीसरा रूप होता है रासो साहित्य, अब इसको पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रासो किसे कहते हैं या रासो का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसमें जो रासो साहित्य होते हैं, तो इनको पढ़ने से पहले रासो का अर्थ आपको जानना होगा। तो रासो का मतलब होता है वीरता। आ रहा समझ में? रासो का मतलब क्या हो जाता है? वीरता या वीर। तो जब किसी भी साहित्य को लिखने में वीरता, या जो सीधी सी बात है, कैसे इसको याद रखेंगे आप, तो सीधी सी बात है कि जब किसी साहित्य में या किसी रचना में, तो जब किसी साहित्य में किसी भी राजा या महाराजा की वीरता का वर्णन किया जाता है, तो उसे ही हम रासो साहित्य कहते हैं। आ रहा समझ में? तो ऐसे ये रासो साहित्य इस काल में लिखे जाते हैं। तो जो आदिकाल का समय होता है, तो आदिकाल का समय 650 ईस्वी से लेकर जो 1350 ईस्वी तक का समय होता है, तो इसमें हमारे भारत के जो राजा महाराजा थे उनकी वीरता का वर्णन इन साहित्य में किया जाता था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रासो साहित्य कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसमें हम देखेंगे कि इसको रासो साहित्य क्या क्यों कहा जाते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि जिन साहित्यों में, ठीक है, तो जिस साहित्य में वीरता का वर्णन किया जाता है, वीरता का वर्णन किया जाता है, उसे रासो साहित्य कहते हैं। आ रहा समझ में? तो उस समय आदिकाल में हम देखेंगे कि जो भी राजा महाराजा होते थे उनकी वीरता का वर्णन हमें मिलता है इन रचनाओं में, इन साहित्य में, इसलिए इसको हम रासो साहित्य कहते हैं। अब जो रासो साहित्य होता है, तो रासो साहित्य की विशेषताएं क्या होती है, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो देखिए इसमें। जो रासो साहित्य होते हैं, रासो साहित्य, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो कौन कौन से विशेषताएं हैं ये देखिए इसमें। रासो साहित्य की विशेषताएं, तो सबसे पहली विशेषता इसकी यह होती है कि इसमें ऐतिहासिकता का वर्णन होता है। आ रहा समझ में? इसमें इसकी पहली विशेषता क्या हो जाती है, तो इसकी पहली विशेषता होती है कि इसमें ऐतिहासिकता का वर्णन होता है। अब ऐतिहासिकता का मतलब क्या होता है कि इसमें पुरानी कथाओं का वर्णन होता है, या जो पुराने राजा महाराजा थे उनका वर्णन इसमें किया जाता है। फिर इसके बाद में दूसरा होता है कि इसमें श्रृंगारिकता का वर्णन किया जाता है, या श्रृंगार रस का वर्णन इसमें किया जाता है। तो श्रृंगारिकता का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी राजा महाराजा होगा तो उनकी जो रानी होगी, तो राजा और रानी के प्रेम संबंध का वर्णन इसमें किया जाता है। तो इसमें जो श्रृंगार रस होगा, तो श्रृंगार रस का वर्णन इसमें किया जाता है, इसलिए इसको हम श्रृंगारिकता कहते हैं। और जो श्रृंगार रस होगा, तो श्रृंगार रस दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो संयोग होता है और एक वियोग होता है। तो राजा और रानी के मिलन संबंधी अगर प्रेम का वर्णन होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार हो जाएगा। अगर राजा और रानी के बिछड़ने संबंधी प्रेम का वर्णन किया जाएगा तो वहां पर वियोग श्रृंगार हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला देखिए, इसमें तीसरी विशेषता इसकी क्या होती है, तो तीसरी विशेषता है कि इसमें डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग किया जाता है। डिंगल और पिंगल, ठीक है, तो डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब इसमें ये डिंगल पिंगल शैली का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसमें, तो जो डिंगल शैली होती है, तो डिंगल शैली का मतलब हो जाता है कि जो राजस्थान होता है, तो राजस्थान के जो पश्चिमी भाग में बोली जाती है, ठीक है, उसको कहा जाता है डिंगल शैली। राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा होता है, ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में
राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो बोली बोली जाती है, अगर उस बोली में कोई रचनाएं लिखी जाएगी तो उसे हम कहते हैं डिंगल शैली। मतलब वर्तमान में जो मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक है, जो मरुस्थली क्षेत्र होता है राजस्थान का, उस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती थी, अगर उसमें कोई रचनाएं लिखी जाती थी तो उसको हम डिंगल शैली कहते थे। और पिंगल शैली क्या होती है? तो पिंगल शैली का मतलब होता है कि राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र होता है, मतलब जो पूर्वी राजस्थान होता है, तो पूर्वी राजस्थान की जो बोली, मतलब जो वर्तमान में है ब्रज, ठीक है, वर्तमान में क्या है यह, वर्तमान में है यह ब्रज भाषा। तो राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है उसके पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा का जब प्रयोग किया जाता है साहित्य को लिखने में तो इस शैली को कहते हैं पिंगल शैली। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर से समझ लीजिए कि डिंगल पिंगल शैली क्या है। तो सीधी सी बात है कि डिंगल का मतलब हो जाता है कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग होता है, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो बोली बोली जाती है, जब उसमें रचनाएं लिखी जाती थी तो उसे हम कहते थे डिंगल शैली। पिंगल शैली क्या है? तो राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र होता है जिसमें ब्रज भाषा बोली जाती है, और इस ब्रज भाषा में अगर कोई रचनाएं लिखी जाती है तो उसे हम पिंगल शैली कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर तो अगली विशेषता हो जाती है, देखिए इसमें रासो काल की, या जो रासो साहित्य होते हैं, तो इसकी अगली विशेषता होती है कि इनमें युद्ध का वर्णन होता है, ठीक है। जो रासो साहित्य होते हैं इसमें किसका वर्णन होता है? तो इसमें युद्ध का वर्णन किया जाता है। मतलब जो भी राजा महाराजा होगा और उसके शासनकाल में जब युद्ध लड़ेगा तो या जो युद्ध करेगा तो उन युद्ध का वर्णन भी इसमें रासो साहित्य में हमें मिलता है। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि इसमें कल्पना का मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है? कल्पना का मिश्रण होता है। मतलब कई बार क्या होता है कि जो रासो साहित्य लिखे जाते हैं तो इन रासो साहित्य में जो भी लेखक होगा तो वह कल्पना पर आधारित भी कुछ वर्णन उसमें करेगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि इसमें प्रशस्ति काव्य का वर्णन होता है। प्रशस्ति, अब यह प्रशस्ति का मतलब क्या हो जाता है? प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा। तो इसमें जो रासो साहित्य होते हैं ये प्रशस्ति काव्य पर आधारित होते हैं। मतलब कि इसमें राजा की प्रशंसा की जाती है, राजा की बढ़ाई की जाती है, तारीफ की जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि ये जो रासो साहित्य होते हैं इसमें छंद का वर्णन किया जाता है, ठीक है, इसमें छंद का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो भी लेखक होगा और जब रासो साहित्य लिखेंगे तो इसमें छंद का वर्णन भी ये लोग करते थे, मतलब छंद का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये इतनी विशेषताएं हैं रासो साहित्य की। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासो साहित्य की विशेषताएं कौन कौन सी है, तो ये सभी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी होगी। अब इसके बाद में देखिए कि कौन कौन से रासो साहित्य हैं और उनके रचनाकार कौन कौन हैं। तो देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण रासो साहित्य और उनकी रचनाएं। तो देखिए इसमें रासो साहित्य, ठीक है, रासो साहित्य। तो इसमें हम देखेंगे कि एक तरफ उसमें रचनाकार का नाम आ जाता है, एक तरफ आ जाएगा रचनाकार का नाम और दूसरी तरफ आएगा उसमें उसकी रचनाएं, ठीक है। तो देखिए इसमें रचनाकार में पहला नाम आ जाता है चंद्रवरदाई का, पहला नाम है चंद्रवरदाई। अब यह चंद्रवरदाई किसके दरबार में था? तो ये चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहता था। तो पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम कहते हैं पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज तृतीय चौहान के राजकवि था ये कौन? चंद्रवरदाई, और ये उसका सामंत भी था। और इन्होंने जो रचना लिखी है इसका नाम है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और जब पृथ्वीराज रासो लिखी गई है तो ये महाकाव्य, ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो ये हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। याद रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य का
प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा है ये, चंद्रबरदाई ने। किस पर आधारित है, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान का वर्णन उसमें किया गया है, पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, देखिए इसमें जो नरपति नाल था, नरपति नाल, ठीक है। तो नरपति नाल का जो साहित्य था उसका नाम था बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो, ठीक है। तो नरपति नाल का होता है बीसलदेव रासो। और इसके बाद फिर अगला नाम इसमें आ जाता है दलपति विजय। तो दलपति विजय था, तो दलपति विजय की रचना का नाम आपको ध्यान रखना, खुमान रासो, खुमान रासो। फिर इसके बाद में अगला नाम इसमें आ जाता है, देखिए नाल सिंह भाट। अगला नाम आता है नाल सिंह भाट। और जो नाल सिंह भाट थे, तो इसकी रचना का नाम क्या हो जाता है, तो इसकी रचना का नाम आपको ध्यान रखना है विजयपाल रासो। इसकी रचना का नाम होता है विजयपाल रासो, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला नाम आता है जगनिक का। अगला नाम आता है जगनिक का। तो जगनिक ने कौन सी रचना लिखी थी, तो जगनिक की रचना का नाम आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है परमाल रासो। इनकी रचना का नाम है परमाल रासो, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये कुछ रासो साहित्य हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण रासो साहित्य हैं जो हमने आपको बताए हैं। ये जितने भी साहित्य हैं इनमें सब में देखो रासो रासो जुड़ा हुआ है, मतलब जो भी राजा महाराजा है तो उसके नाम पर आधारित ये रचनाएं लिखी गई हैं और उसकी वीरता का वर्णन इन रचनाओं में किया गया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जगनिक की रचना का नाम क्या था, तो ये परमाल रासो था। या यह उल्टा पूछा जा सकता है कि परमाल रासो यह किसकी रचना थी, तो आपको ध्यान रखना होगा जगनिक की। ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आदिकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में आदिकाल के बाद फिर अगला काल शुरू होता है पूर्व मध्यकाल। तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।